नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर रणभेरी बज चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से तारीखों का ऐलान किया गया और जिस तरीके से तारीखों के ऐलान से पहले भारतीय जनता पार्टी मैदान में थी और लगातार प्रत्याशियों को लेकर सूचियां जारी कर रही थी। और आज एक कांग्रेस ने भी एक पहली सूची जारी की, जिसमें 144 दावेदारों को जो उम्मीदवार है उनको मैदान में उतारा है। वहीं अगर बात की जाए तो इन तमाम मुद्दों के साथ सबसे बड़ी बात ये बनती है कि क्या इस विधानसभा चुनाव में किसानों का मुद्दा बड़ा बनेगा क्या, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां, जिस तरीके से किसान आक्रोशित है और लगातार जो अपनी मांगे हैं उनको लेकर सरकार से गुहार फरियाद कर रहे थे। और अब जो माहौल बनता जा रहा है चुनाव में, और जिस तरीके से किसान कह रहे थे कि जब विधानसभा चुनाव आएंगे, जब हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को हम हकीकत बताएंगे, ऐसे में बात किया है। तो इस पूरे मामले बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी। उनसे जानेंगे, पूछेंगे। उससे पहले बात करेंगे जिस तरीके से आज देर शाम भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की एक बड़ी बैठक है और अंतिम जो बची सीटें वहां पर मोहर लगने जा रही है, तो किस तरह की खबर दिल्ली से निकल के आ रही है। उसके बाद किसानों के मुद्दों पर बात करेंगे। मुस्तफा जी, किस तरह की खबर दिल्ली से? देखिए नवीन, दिल्ली से जो खबर आ रही है वो यही आ रही है कि आज देर शाम भारतीय जनता पार्टी अपने जो बचे हुए उम्मीदवार हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा के, उनकी सूची जारी कर सकती है। जिन तमाम सीटों पर पेच फंसा हुआ है, जो तमाम सीटें मध्य प्रदेश की इस समय होल्ड पर है, उन तमाम सीटों पर बीजेपी अपनी फाइनल और अंतिम सूची जारी कर सकती है। हो सकता है उसके बाद 5-10 विधानसभा सीटें ऐसी हो जहां पर नामों की घोषणा होना शेष हो जाए, वो भी आने वाले 1-2 दिन में हो जाएगी। जैसा कल की खबर में हमने कहा था कि ये जो सप्ताह है, ये नवरात्र का जो सप्ताह है, ये महत्वपूर्ण है और इस सप्ताह में कांग्रेस और बीजेपी अपनी तमाम जो विधानसभा सीटें उस पर अपने उम्मीदवार जारी कर देगी। और उसके बाद दोनों पार्टियों की जो प्रत्याशी है, जो उम्मीदवार है और जो दोनों पार्टियां हैं, उनके यहाँ पर फिर रूठों को मनाने का काम चलेगा और उसके बाद फिर चुनावी रण होगा। लेकिन इन सब के बीच, इन तमाम मामलों के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि क्या इस चुनाव में किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा होगा, किसानों की मुश्किलें सबसे बड़ा मुद्दा होगा। वो कौन से पहलू है, वो कौन से मुद्दे, वो कौन सी बातें हैं जो इस चुनाव में अपना असर छोड़ेगी। इन तमाम मुद्दों पर नवीन हम विस्तार से बात करेंगे। नवीन, मुस्तफा जी, मालवा निमाड़ की बात की जाए तो 66 सीटों पे से लगातार जो अब स्थितियां साफ होने लगी है। अगर खासकर बात की जाए नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र की बात की जाए या फिर रतलाम की बात की जाए, तो यहाँ पर जिस तरीके से प्रत्याशी आमने सामने हमने दिखे हैं कि ये इसके सामने खड़ा हुआ है, तो क्या माना जाए किस तरीके से इनको चुनौती किसानों की होगी? देखिए नवीन, यदि प्राइमा फेसी हम पूरे इस मालवा बेल्ट का अगर एनालिसिस करें तो अभी हम और आप काफ़ी घूमे, कई विधानसभा क्षेत्रों में हम लोग गए, वहाँ के हाल को जाना है। हमारी चुनावी यात्राएं भी हुई है और हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो पंचायत स्तर पे जाके भी लोगों से बात कर रहे हैं। उन तमाम जो खबरें हमने की है, जितने हमने दौरे किए, उसका यदि निष्कर्ष और निचोड़ निकाला जाए तो एक मोटा सिनेरियो जो बनता है वो ये है कि जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में दिखाई देती है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर बीजेपी को मुश्किलें दिखती, बीजेपी मुश्किलों में दिखती है। क्योंकि एक चीज़ हम लगातार देख रहे हैं और ख़ास तौर पे मालवा और मेवाड़ के सेंस में यदि हम बात करें तो ये दो इलाके जो है वो अफीम उत्पादक इलाके। पड़ोसी राज्य राजस्थान में भी विधानसभा के चुनाव है, तारीखों का मामूली हेरफेर है, लेकिन लगभग एक समय में दोनों ही रीजन में विधानसभा चुनाव संपन्न होंगे। तो मालवा और मेवाड़ रीजन की यदि बात की जाए तो ये अफीम उत्पादक अंचल है। वैसे मोटे तौर पर जो किसान है, चाहे वो लहसुन का किसान हो, प्याज का किसान हो, गेहूं का किसान हो, सोयाबीन का किसान हो, वो अपनी सरकार से नाराज़ दिखाई देता है। और जैसा अभी हमने देखा, सोयाबीन में भारी तबाही हुई, नुकसानी हुई और बेमौसम बारिश और सूखे के हालात ने सोयाबीन की फसलों को तहस नहस कर दिया। किसान चिल्लाता रहा, बोलता रहा, मांग करता रहा मुआवजे की, और वो फसल नुकसानी के आकलन की मांग करता रहा। लेकिन यदि मध्य प्रदेश की सरकार की बात करें तो वो जन आशीर्वाद यात्राओं में व्यस्त थी, चुनावी चौसर बिछाने में वो व्यस्त थी। तो ऐसे समय में वो एक गुस्सा किसानों के अंदर हम साफ तौर पर देख रहे हैं।
आपने देखा होगा लहसुन और प्याज जब मंडियों में आया तो किसानों को उसके दाम नहीं मिले, कहीं लहसुन पानी में बहाई गई तो कहीं लहसुन के ढेर में आग लगा दी गई। तो कुल मिलाकर के किसान मध्य प्रदेश की जो मंडियां हैं उन मंडियों में फसलों का उचित दाम नहीं मिलने से कहीं ना कहीं खासा नाराज़ है। मंडियों की बदहाली और बेहाली की बात हम हमेशा करते रहते हैं। हम लोग कई खबरें दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश की जो मंडियां है, शिवराज सिंह चौहान की जो मंडियां है, उन मंडियों के हालात कितने बदतर है, वहाँ किसानों के साथ किस तरह की बदसलूकी होती है और वहाँ पे किस तरह से मंडियों के अंदर किसानों का दाम और किसानों की जिनसे औने पौने दामों पर ख़रीद ली जाती है। और ये मंडियों की बदहाली को हम लगातार रेखांकित करते आ रहे हैं। नीमच की मंडी की बात करें तो यहाँ पर कई साल तक एक मंडी सेक्रेटरी जमे हुए थे और आखिर वो तभी गए जब वो रिटायर्ड हुए। वो खुद भी साफ तौर पे कहते थे कि वो मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री के रिश्तेदार हैं, उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो कुल मिलाकर के आप ये देखिए कि जो बात एक और उठ के सामने आ रही है, जो महत्वपूर्ण बात है, जो किसानों से जुड़ी बात है, वो बात ये है कि लंबे समय तक सरकार होने के कारण जो अफसरों और नेताओं का जो गठजोड़ बना, कहीं ना कहीं वो गठजोड़ किसानों को मुश्किल में डालता हुआ दिखाई देता है। आज राजस्व अमले की बात करें मध्य प्रदेश के, तो उसमें बेहिसाब मामले जो है वो लंबित है, अटके हुए हैं। इस राजस्व अमले को लेकर सरकार के माथे पे चिंताएं भी हमने देखी है। शिवराज सिंह चौहान ने उसको लेके कई तरह की निर्देश दिए, लेकिन आखिर जो उनके निर्देशों का पालन करने वाले हाथ है वो तो वही है जो ज़मीन पे वो तमाम निर्देश और आदेश दम तोड़ते दिखते हैं। तो कुल मिलाकर के हम इस चुनाव में मोटे तौर पे दिख रहे हैं कि किसानों की जो स्थिति है, किसानों की जो हालात है, वो इस बार एक बड़ा निर्णायक फैक्टर दिखाई देता है। मुझे ये लगता है कि चाहे ओबीसी का मामला हो, चाहे और दूसरे मैटर हो, उन सब पर भारी किसानों का मुद्दा है। और आखिर ये जो तमाम किसान हैं, ये मध्य प्रदेश जो है खेती किसानी का प्रदेश है और यहाँ पर जो यदि जाति से ऊपर उठ के बात करें, यदि अन्य तरह के जो पक्ष है उससे ऊपर उठ के बात करें, तो सर्वाधिक वोटर जो है वो किसान है मध्य प्रदेश में। तो किसान एक ताकत है, एक पावर है, और यदि वो ठान लेते हैं, वो मानस बना लेते हैं, तो फिर उसके बाद कुछ भी हो सकता है। नवीन मुस्वा जी, अगर बात की जाए साथ में जिस तरीके से आप बता रहे हैं कुछ भी हो सकता है, तो वहीं अगर बात करें तो हमारे रिपोर्टर लगातार गाँव में जा रहे हैं, खुद मैं भी गया, तो वोटर एक साइलेंट है, किसान एक साइलेंट है। उससे जब पूछा जाता है कि इसकी बार किसकी सरकार, तो वो बोलता है कि चुनाव तो आने दो। तो क्या माना है कि एक बार फिर जो है वोटर साइलेंट है और कुछ भी हो सकता है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। अभी काफ़ी प्राइमा फेसी हम बात कर रहे हैं और जो अभी शुरुआती दौर है, अभी पहला फेज़ अब स्टार्ट होगा चुनाव का। अभी टिकटों का अनाउंसमेंट होना बाकी है, लेकिन मोटे तौर पे एक आकलन हम लगा रहे हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो रूरल एरिया है, वो उन एरियाज़ में जो किसान है, किसानों का मुद्दा इस बार मुझे चुनाव में काफ़ी महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है। दूसरा, रेवेन्यू के जो मामले हैं, जिस लंबित प्रकरण है उसमें फैला करप्शन है, करप्शन भी एक बड़ा मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। तो जो मैंने अपनी बात की, अभी जब चुनाव का शुरुआती फेज़ है, अभी जैसे जैसे उम्मीदवारों की घोषणा होगी, जैसे आमने सामने सेनाएं आएगी, प्रचार शुरू होगा, उस समय कैंडिडेट्स को लेके भी कई तरह की चीज़ें सामने आएगी। लेकिन अभी जबकि पूरी तरह चुनाव शुरू नहीं हुआ है, अभी उम्मीदवार मैदान में नहीं आए हैं, ऐसी स्थिति में जो मोटे तौर पे दिखाई देता है वो ये कि शहरी क्षेत्र में बीजेपी मजबूत दिखती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में किसान खासा नाराज़ है और इस बार करप्शन भी एक बड़ा मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। हम उस साथ अगर बात किया है तो चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले और जिस तरीके से चुनाव होने हैं उससे पहले अफीम की पॉलिसी को लेकर जो पॉलिसी बनाई गई है उसमें को लेकर नाराजगी, किसानों की एक बड़ी नाराजगी, तो क्या मानते कितना इफेक्ट इस चुनाव पर डालेगी वो? देखिए, जो बात मैंने शुरू की नवीन, वो की कि मालवा और मेवाड़ ये जो रीजन है, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान का इलाका है, यहाँ कमोबेश लगभग आसपास विधानसभा का चुनाव होना है और ये पूरा अफीम उत्पादक अंचल है। यदि हम पिछले जब से अफीम पॉलिसी अनाउंस हुई है उसके बाद से अब तक का जो हमने वक्त निकाला है, जो हमने गाँव में देखा है, जो सुना है, वो ये है कि अफीम किसान खासे नाराज़ है, काफ़ी गुस्से में है। किसानों की जो नाराज़गी है, जो गुस्सा है, वो बेवजह नहीं है। किसान
लगातार मांग करते आ रहे हैं कि जो सीपीएस है उस सीपीएस पद्धति से उनको मुक्ति दिलाई जाए और लुइनी चिरनी जो परंपरागत अफीम की खेती है उसमें पट्टे जारी किए जाए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पिछले 4 साल का जो उनकी स्ट्रेटजी है वो ये है कि धीरे धीरे जो परंपरागत खेती है उसको कम किया जाए या ख़त्म किया जाए और सीपीएस के अंदर नए पट्टे जारी किए जाए। किसानों का जो दूसरा नाराज़गी का बड़ा कारण है वो है कि सीपीएस में उनको डोडे चूरे का दाम नहीं मिल रहा। अफीम के मूल्य को बढ़ाने की भी वो मांग लंबे अरसे से करते रहे जो पूरी नहीं हुई। साथ ही किसान ये चाहते हैं कि भारत की धरती पर, विदेशी धरती पर पैदा पोस्ता दाना नहीं बिकना चाहिए। लेकिन हमने ये देखा है कि पिछले 2 साल से टर्की का पोस्ता का आयात बंद है, उसके बावजूद भारतीय पोस्ते के दाम नहीं बढ़े क्योंकि जो मलेशिया का जो इलाका है वहाँ पे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और टर्की का अवैध पोस्ता दाना मलेशिया में डंप हो रहा है और मलेशिया से ये स्मगल्ड होके भारत में आ रहा है और भारत में बड़े पैमाने पे ये पोस्ता दाना बेचा जा रहा है। तो ये जो पोस्ता दाना है जो उसकी नगद फसल है जिससे किसान अच्छा पैसा कमाता है वो भी उसको दाम सही नहीं मिल रहे। फिर किसानों की मांग है एनडीपीएस में एक्ट में बदलाव की। वो 829 धारा को विलोपित करने की मांग करते रहे। उनका मानना है कि एजेंसियां इस धारा का दुरुपयोग करती है और बेवजह और बेकसूर लोगों को इसमें फंसाया जाता है और बड़े पैमाने पर धन उगाही जांच एजेंसियां करती है और इससे जुड़े कई मामले हम आए दिन देखते आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो अफीम की जो फसल है, जो मालवा मेवाड़ की बैकबोन मानी जाती है, यहाँ की आर्थिक स्थिति के लिए जिसको सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद माना जाता है, वो अफीम की फसल इस बार इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा मुझे बनती दिखाई दे रही है। और आपने भी देखा है नवीन कि जो हम खबरें अफीम पे करते हैं और जो रिपोर्ट्स हम लोग दिखाते हैं उस पर सैकड़ों किसान आकर अपनी काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया देते हैं, बेहद नाराज़गी दिखाते हैं, जनप्रतिनिधियों को हटाने की, तख्ता पलटने की, उनको बदलने की बातें करते हैं। तो आखिर कहीं ना कहीं ये जो कमेंट है जो हमारी खबरों पर आके करते हैं उसमें उनकी खासी नाराज़गी साफ तौर पे दिखाई देती है। तो जो मुझे लगता है जो ये रीज़न है मालवा और मेवाड़ का, इसमें आने इस चुनाव के अंदर ये मुद्दा खासा असर दिखाएगा। और जो खबरें हमारे पास आ रही है वो तो यहाँ तक आ रही है कि गाँव में किसान इस तैयारी में बैठा है कि वो गाँव के बाहर बोर्ड लगा देगा और ये लिख देगा कि इस गांव में नेताओं का प्रवेश वर्जित है। तो यदि इस तरह की बातें यदि सामने आती है तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। और इस बार जो है मुझे किसानों में खासी नाराज़गी दिखाई दे रही है। जो हम लगातार जो इस समय हम गांव में जा रहे हैं, खबरें कर रहे हैं, उससे जो खबरें हमारे को मिल रही है, जो लोग हमें बताते हैं, आपको भी बताते हैं। आप अभी रतलाम तक आपने अपना दौरा किया था, उसमें भी काफ़ी ऐसी चीज़ें निकल के आई थी। तो कुल मिला के जो ग्रामीण सेक्टर है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर किसानों के मुद्दे मुझे ख़ास तौर पर दिखाई देते हैं। और शहरी क्षेत्र जो है वो शहरी क्षेत्र में बीजेपी थोड़ी मजबूत दिखाई देती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसको शहरी क्षेत्र के अंदर यूँ वॉकओवर मिल जाए। वहाँ शहरी क्षेत्र में भी अलग अलग जगह अपनी अपनी तरह के मुद्दे चारों ओर फैले हैं जिसको बीजेपी को फेस करना पड़ेगा। जिसमें ख़ास तौर पे नीमच की बात करें आप, नीमच के अंदर 1,08,000 वोट शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 वोट है। इस संसदीय क्षेत्र में नीमच और मंदसौर 2 ऐसी विधानसभा है जहाँ शहरी क्षेत्र में खासे वोटर है। यदि नीमच की बात करें तो बंगला बगीचा यहाँ का एक बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर भी आम जनता बीजेपी से सवाल पूछ सकती है कि ट्रिपल इंजन की सरकार ने आखिर क्या किया। इस मुद्दे में का अब तक कोई सही हल नहीं निकल पाया। नवीन, तो सुना आपने किस तरीके से इस विधानसभा चुनाव में कौन से मुद्दे गरमाते दिखे हैं, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन खासकर अगर बात की जाए तो इस पूरे विधानसभा में अगर बात करें तो किसानों का मुद्दा तेजी से उठता दिखेगा। और अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को दोनों को इसकी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। ये था अब तक का अपडेट। इस तरह अपडेट के लिए अपने साथ जय हिंद, जय भारत।